तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और हम पढ़ेंगे राजस्थान में ट्रस्टोनी क्रांति। क्रांति से पहले हम बात करते हैं कि जब भारत में अंग्रेजों के पहले किसका राज था, तो मुगलों का राज था। जब मुगलों का धीरे धीरे पतन होने लगा तो दो शक्ति सामने, एक तो मराठा और अंग्रेज। मराठों के और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होने लगे। उसके बाद जो मराठा थे वह राजस्थान में काफी लूटमार किया करते थे, जिसके कारण जो राजस्थान के राजा थे वो मराठों से तो काफी परेशान थे। राजस्थान के राजा चाहते थे कि अंग्रेज उनसे हाथ मिला लें, उनसे संधियां कर लें, मराठा से छुटकारा मिले। इसके लिए राजस्थान के जितने भी राजा थे उन्होंने अंग्रेजों से हाथ मिलाना शुरू किया, यानी संधियां करना शुरू की। तो सबके पहले 1803 में सहायक संधि की थी भरतपुर और अलवर ने। इस टाइम पे जो भारत के गवर्नर जनरल थे जी थे वो लॉर्ड वेलेस्ली थे। ठीक, हम बात करें आगे तो बाकी की जो राजस्थान की जितने भी रियासत थी वो 1817 और 18 में अधीनस्थ पार्थक्य की संध्या कर लेती हैं। 1817 में करौली और कोटा करती हैं और 18 में लगभग सारा राजस्थान कर लेता है। 1823 में सिरोही को छोड़कर, क्योंकि सिरोही सबके एंड में करता है। यहाँ पर जो भारत के जी गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड हेस्टिंग थे। ठीक, पहले में कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली, और दूसरी संधियों में लॉर्ड हेस्टिंग थे। इन संधियों का जो प्रतिनिधि था, यानी कि अंग्रेजों और राजाओं के मध्य जो प्रतिनिधि हुआ करता था, जो संधियों पे साइन करता था, जिसके संधियों पे साइन चलते थे, वो दो थे यहाँ पर। एक तो था चार्ल्स मेडकॉप, इसके द्वारा लगभग सारे राजस्थान के राजाओं के साथ संध्या की गई थी। दूसरे नंबर पर जो जॉन मेलकम है, उसके द्वारा वागड़ क्षेत्र पर, यानी कि इधर जो दक्षिणी जो रियासत है डूंगरपुर, महाराणा प्रतापगढ़, इनके राजाओं के साथ संध्या की गई थी। तो यहाँ पर दो नाम है, चार्ल्स मेडकॉप और जॉन मेलकम। ठीक, एक बार और देख लो। प्रथम एजीजी, अच्छा 1803 में जीजी कौन थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। उसके बाद 1817-18 में कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। इनका प्रतिनिधि कौन था? चार्ल्स मेडकॉप और जॉन मेलकम। ठीक, जब यहाँ पर संध्या कर ली गई अंग्रेजों के द्वारा तो हर रियासत में अपना एक पॉलिटिकल एजेंट रखा गया। इन सभी पॉलिटिकल एजेंटों के ऊपर एक रेजिडेंट होता है, जिसको हम कहते हैं राजपूताना ऑफ रेजिडेंट, यानी कि सभी पॉलिटिकल एजेंटों का अधिकारी। उसे हम कहते हैं राजपूताना ऑफ रेजिडेंट, जो कि थे डेविड ऑक्टोगनी। इनका जो मुख्यालय था वो दिल्ली में था। सर्वप्रथम रेजिडेंट का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? तो दिल्ली में। डेविड ऑक्टोगनी यहाँ आकर अधिकारी हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आने लगी। राजस्थान कहाँ पर? यहाँ पर दिल्ली राजस्थान के काफी दूर है। जो भी पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था उसको आने जाने में काफी टाइम लगता था। इसलिए 1832 ईस्वी में विलियम बेंटिंक के द्वारा दिल्ली से 1832 में अजमेर को अपना मुख्यालय बनाया। किसको? अजमेर को। अब मुख्यालय अंग्रेजों का कहाँ पर है? अजमेर में। और एक पद बनाया गया, राजपूताना ऑफ रेजिडेंट के पद को हटाकर एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद नियुक्त किया गया, जिसका मुख्यालय अजमेर था। उसके बाद 1845 ईस्वी में इस मुख्यालय को आबू को बनाया गया। आबू सिरोही में पड़ता है, तो सिरोही को यहाँ पर दूसरा मुख्यालय बनाया गया है। इसका कारण यह था कि अजमेर में काफी गर्मियां पड़ती है, इससे अंग्रेजों को काफी परेशानी होती थी। तो गर्मियों में अंग्रेज यहाँ पर आबू में आ जाया करते थे, जो कि सिरोही में पड़ता है, और सर्दियों में अंग्रेज कहाँ रहते थे? अजमेर। तो 6 महीने यहाँ पर, 6 महीने कहाँ पर? आबू में। इस प्रकार अंग्रेजों के यहाँ पर दो मुख्यालय हो गए। 1800 ये बना था 1832 में, ये बना था 1845 में। जो यहाँ बैठता है उसको हम कहते हैं एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। एक तो हमारे पॉलिटिकल एजेंट है, इनके ऊपर एजेंट टू गवर्नर जनरल, इनके ऊपर है गवर्नर जनरल। ठीक, हम बात करें 1832 में राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे मिस्टर लॉकेट। प्रथम एजीजी कौन थे? मिस्टर लॉकेट। हम बात करें कि 1857 की क्रांति के टाइम पे राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। हम बात करें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। आपको 3-4 नाम और ध्यान रखने हैं, जैसे कि प्रथम एजीजी कौन था? मिस्टर लॉकेट, अब्राहम लॉकेट जिन्हें हम कहते हैं। 1857 की क्रांति के टाइम पे एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। और 1857 की क्रांति के टाइम में भारत के एजीजी कौन थे? भारत के जीजी गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इस प्रकार हमने बात करी सर्वप्रथम सहायक संधियों की, फिर हमने बात करी अधीनस्थ संधियों की, फिर मैंने आपको बताया इनका जो प्रतिनिधि थे वो चार्ल्स मेडकॉप, जॉन मेलकम। राजपूताना रेजिडेंट थे हमारे डेविड ऑक्टोगनी, दिल्ली का इनका मुख्यालय था। 1832 में अजमेर को बनाया गया, जिसके जो एजेंट गवर्नर जनरल थे वो मिस्टर लॉकेट थे। दूसरा मुख्यालय कहाँ बनाया गया? 1845 में आबू को। 1857 के क्रांति के टाइम पे एजीजी कौन थे? तो जॉन पैट्रिक लॉरेंस। और भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। हमने मोटी मोटी सारी चीजें कवर कर ली हैं। अब मैं बताऊं 1857 के क्रांति के टाइम पे राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा राजस्थान में जो सैनिक छावनियां रखी गई थी वो कितनी थी। तो राजस्थान में कुल मिलाकर 6 छावनियां थी। कौन कौन सी थी? एक तो थी नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। हम बात करें मैप में, तो जो अजमेर है यहाँ पर 2 सैनिक छावनियां थी, एक नसीराबाद, एक ब्यावर। ठीक,
हम बात करें दूसरी टॉप में तो ये एक देवली सैनिक चौकी थी, एमपी में थी नीमच, एक थी हमारे उदयपुर में खेरवाड़ा और एक थी पाली में एरिनपुरा। तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर सैनिक छावनियां हुआ करती थी। कितनी कितनी? नसीराबाद अजमेर में, नीमच एमपी में, देवली टोक में। अच्छा, टोक में कौन सी सैनिक टुकड़ी थी? कोटा कंटीजेंट। और एरिनपुरा जी की पाली में वो जोधपुर लीजन यहाँ पर सैनिक टुकड़ी हुआ करती थी। ब्यावर अजमेर में रेजिमेंट और खेरवाड़ा उदयपुर में एमबीसी मेवाड़ बिल कोर यहाँ पर सैनिक टुकड़ियाँ थी। ये 2 सैनिक टुकड़ियाँ हैं, ब्यावर और खेरवाड़ा, इनमें संधि कोई संधि नहीं, यहाँ पर क्रांति बिल्कुल नहीं। बाकी 4 में क्रांति, हम इन चारों को पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊं राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे। जैसे जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ईडन था। जोधपुर का कौन था? मैग्मेसन था। कोटा का कौन था? बटन था। उदयपुर का कौन था? सावर। सिरोही का कौन था? जेडी होल। और भरतपुर के मोरिसन। ठीक, ये हमारे पॉलिटिकल एजेंट, ये हमारी छावनियां। और मैंने यहाँ पर राजस्थान के मैप में भी सारी चीजें कवर कर दी है। और अब शुरू करते हैं 18 सत्तावन की क्रांति राजस्थान में। जो सर्वप्रथम क्रांति होती है वो होती है नसीराबाद में। तो चलिए शुरू करते हैं नसीराबाद की 18 सत्तावन की क्रांति। तो सबसे पहले नसीराबाद में 18 सत्तावन की क्रांति की शुरुआत हुई। अच्छा, ये हुई थी राजस्थान में। भारत में जो शुरुआत हुई थी वो 10 मई को हुई थी। 10 मई को हुई थी मेरठ से। कहाँ पर से? मेरठ से। जब मेरठ से 10 मई को यहाँ पर क्रांति हो जाती है और जब राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट यहाँ पर पैट्रिक लॉरेंस थे इस टाइम पे 18 सत्तावन की क्रांति में, वो इस टाइम पे थे आबू मुख्यालय। दूसरा मुख्यालय जो था वो आबू में था, तो यहाँ पर पैट्रिक लॉरेंस यहाँ पर थे। इनको क्रांति की सूचना मिलती है 19 मई को। क्रांति कब हुई? 10 मई को। सूचना कब मिली? 19 मई को। मेरठ में जब क्रांति हुई तो मेरठ में क्रांति करने के बाद जो यहाँ की सैनिक टुकड़ी थी वो दिल्ली जाती है। इसका भी एक कारण था, क्योंकि जो भारत के जो जितने भी सैनिक थे वह अंग्रेजों को यहाँ से भगाना चाहते थे और जो पहले मुगल बादशाह था उसको वापस मुगल बादशाह बनाना चाहते थे। इसलिए दिल्ली में जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था वहां जाते हैं, उसको अपना नेता बनाते हैं। तो मेरठ के सारे सैनिक कहाँ चले गए? इधर हमारे दिल्ली चले गए। एक सैनिक टुकड़ी थी 15वीं नेविट इन्फेंट्री। कौन सी? 15वीं नेविट इन्फेंट्री। वो यहाँ से मेरठ से आई हुई थी अजमेर को। कहाँ? अजमेर। जब वो अजमेर आई तो इस बात का पता चला पॉलिटिकल एजेंट एजीजी को आबू में। तो आबू में जब इसको पता चला कि अजमेर में एक 15वीं नेविट इन्फेंट्री मेरठ से आई है तो काफी टेंशन में आ गया, क्योंकि जिस प्रकार मेरठ में सैनिकों ने क्रांति की, हो सकता है अजमेर में भी क्रांति करते। और अजमेर अंग्रेजों का मुख्यालय है, यहाँ पर काफी पैसा और काफी हथियार गोला बारूद रखे हुए हैं। अगर यहाँ पर क्रांति करते तो अंग्रेजों को काफी नुकसान होगा। इसने यहाँ पर संदेश भिजवाया, किसने? एजीजी ने, कि जो 15वीं नेविट इन्फेंट्री यहाँ पर है, बंगाल नेविट इन्फेंट्री, उसको यहाँ से नसीराबाद भेज दो। नसीराबाद इनकी छावनी है तो वहां पर भेज दो। और इनके जो हथियार है 15वीं नेविट इन्फेंट्री के, उनके हथियार यहाँ पर जब्त कर लो, यानी कि यहाँ पर रखवा लो। इनको मैंने हथियारों के कहाँ भेज दो? नसीराबाद। सैनिक भी चले गए नसीराबाद। में रास्ते में जा रहे थे तो इनको सूचना मिली कि हमारे हथियार तो रखवा लिए इन्होंने, लेकिन जो नसीराबाद में सैनिक टुकड़े मुंबई लॉर्डसेंस, उनके हथियार इन्होंने लोड करवा लिए, यानी कि उनको हथियार दे दिए, गोला बारूद जब्त कर लिया और कहा अगर ये 15वीं नेविट इन्फेंट्री नसीराबाद आते ही विद्रोह करती है, क्रांति करती है, तो इन्हें हाथी हाथ मार दिया जाए। इस बात का पता चलता है 15वीं नेविट इन्फेंट्री को कि हमारे हथियार तो रखवा लिए, इनके भरवा लिए। जब 15वीं नेविट इन्फेंट्री को सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि जो अंग्रेज है वो हम पर भरोसा नहीं कर रहे, उन्हें लगता है कि हम भी मेरठ की तरह क्रांति कर देंगे। कहाँ पर? अजमेर में। इसके कारण से उन्होंने हथियार छुड़ा लिए और उनके भरवा लिए कि जाते इनके ऊपर लोड कर देना। जब ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं तो इन्हें लगा कि अंग्रेज अगर हमारे ऊपर शक कर ही रहे हैं, क्यों ना इनको यकीन में बदल दिया जाए, वैसे भी तो मरने वाले हैं इसे, क्यों ना क्रांति कर ही दी जाए। तो जैसे ही ये 15वीं नेविट इन्फेंट्री यहाँ से नसीराबाद जाती है 28 मई को नसीराबाद में हर हर महादेव कर देते हैं और क्रांति की शुरुआत यहाँ पर हो जाती है। इस टाइम पे नसीराबाद में कुल मिलाकर जो मुख्य सैनिक अधिकारी थी वह थे कर्नल न्यूबेरी स्टोपिडू। इन दोनों को सबसे पहले यहाँ पर मारते हैं। अच्छा, इस जो क्रांति थी नसीराबाद की, इसका जो नेतृत्व करता था वो था बख्तावर सिंह। कौन था? बख्तावर सिंह। क्रांति किसने की थी? 15वीं नेविट इन्फेंट्री। अच्छा, यहाँ पर एक और नेविट इन्फेंट्री थी 30वीं, वो क्रांति नहीं करती, लेकिन जब क्रांति पूर्ण हो जाती है तो वो भी 15वीं नेविट इन्फेंट्री के साथ दिल्ली को रवाना होती है। वो कौन सी थी? 30वीं। तो यहाँ पर 15वीं और 30वीं दोनों मिलकर क्रांति करती। नेतृत्व करता कौन था? बख्तावर। और जो अंग्रेज अधिकारी थे यहाँ पर सैनिक छावनी में
कौन कौन? न्यूबेरी, कर्नल न्यूबेरी और स्टोपिडो, इन दोनों को यहाँ पर मार दिया जाता है क्रांतिकारियों के द्वारा। दो को घायल किया जाता है, कैप्टन लॉक और लेफ्टिनेंट हार्डी, इन दोनों को यहाँ पर घायल कर दिया जाता है। एक अंग्रेजी अधिकारी था पेनी, कर्नल पेनी, इसको यहाँ पर हृदयाघात के कारण की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। यहाँ से क्रांति करके नसीराबाद के सैनिक 15वीं और 30वीं दोनों कहाँ चले जाते हैं? दिल्ली, क्योंकि सभी कहाँ जा रहे थे? दिल्ली। इसके बाद 28, 29, 30 को एक क्रांति करते हैं। 31 मई को भरतपुर में क्रांति होती है। कहाँ पर? 31 मई को कहाँ पर होती है? भरतपुर में। इस टाइम पे जो भरतपुर के राजा थे वो जसवंत सिंह जी थे और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट मैंने आपको बताया मोरिसन था। ये जो क्रांति होती है तो ये क्रांति करते हैं मेमू जाति के लोग और गुज्जर जाति के लोग, आदिवासी लोगों के द्वारा यहाँ पर क्रांति की जाती है। ये जो क्रांति होती है तो इस टाइम पे जसवंत सिंह जी मोरिसन यानी कि जो पॉलिटिकल एजेंट था इसको यहाँ से आगरा भेज देते हैं। कहाँ पर? आगरा भेज देते, क्योंकि जैसे कि आपको पता है इस नसीराबाद में जो क्रांति हुई थी यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी को मारा गया था, तो जसवंत सिंह जी को भी लगा बेकार में बेचारा पॉलिटिकल एजेंट मारा जाएगा, इसलिए इसने यहाँ मोरिसन को कहाँ भेजा? आगरा। तो 28 मई को सर्वप्रथम राजस्थान में क्रांति कहाँ हुई? तो नसीराबाद में। दूसरे नंबर पर क्रांति कहाँ हुई? भरतपुर में हुई थी। जो तीसरे नंबर पर क्रांति होती है वो होती है नीमच में। नीमच वर्तमान में तो एमपी में पड़ता है, लेकिन उस टाइम पे राजस्थान का भाग हुआ करता था। अच्छा, जब यहाँ पर राजस्थान में नसीराबाद में क्रांति हो चुकी थी तो इस बात की जानकारी पूरे राजस्थान को हो चुकी थी। यहाँ का जो अंग्रेज अधिकारी था एबोट, उसको भी इस बात की जानकारी हो चुकी थी कि नसीराबाद में तो होगी, हमारा भी नंबर जल्द आ सकता है। इसके लिए एबोट ने यहाँ पर जो नीमच छावनी में जितने भी सैनिक थे उनको इकट्ठा किया और उनको अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने की कसमें खिलाई। तो इस प्रकार एबोट ने कसमें खिलाई, लेकिन यहाँ पर एक आदमी था मोहम्मद अली बेग, इसने कसम खाने से मना कर दिया। इसने कहा कि जब अंग्रेजों ने अपनी कस्में अपने वादे याद नहीं रखे तो हम भी इन कस्मों को नहीं खाते, क्योंकि जैसा कि आपको पता है अंग्रेजों के द्वारा साइक संधि की गई थी तो उसकी कुछ शर्तें थी। जैसे अंग्रेज राजा और अंग्रेज के बीच संधि हुई थी तो अंग्रेजों का कहना था कि आपके जो आंतरिक मामले उनमें हम कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन जो बाहरी मामले जैसे युद्ध संधि वो अंग्रेजों से बिना पूछे नहीं होगी। ये आदमी था अवध साइड का, बिहार साइड में पड़ता है अवध। उस टाइम पे अवध कहा जाता था उसको। अवध का जो नवाब था उस टाइम पे वाजिद अली शाह, उसको अंग्रेजों के द्वारा गद्दी से हटा दिया गया था और दूसरा राजा बना दिया गया था। अच्छा, जो अवध था वहाँ का जो वाजिद अली था वहाँ पर अंग्रेजों ने कहा कि एक कुशासन यहाँ की जो वाजिद अली है वो सही राजा नहीं है। इस कारण से मोहम्मद अली बेग अंग्रेजों का नाराज था और यहाँ पर कसम खाने से मना कर देता है। लेकिन इस टाइम पे तो एबोट इसको समझा लेता है, लेकिन अगले ही दिन ये कसम खिलाई थी 2 जून को, लेकिन अगले ही दिन हीरा सिंह के नेतृत्व में 3 जून को नीमच में यहाँ पर विद्रोह हो जाता है। एबोट को यहाँ पर मार दिया जाता है। नीमच के विद्रोह में जब नीमच के सैनिक क्रांति करते हैं तो नीमच से होते हुए नीमच से यहाँ पर स्टार्ट होते हैं और दिल्ली जाने के लिए ये राजस्थान में प्रवेश करते हैं। जैसे प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर भीलवाड़ा में जो शाहपुरा है, शाहपुरा एक रियासत है, वहाँ के जो राजा थे लक्ष्मण सिंह जी, वो नीमच के विद्रोहियों का यहाँ पर स्वागत करते हैं। कहाँ पर? शाहपुरा के जो राजा थे लक्ष्मण सिंह जी, वो यहाँ पर इनका स्वागत करते हैं। शाहपुरा के बाद ही जाते हैं टोक होते हुए। टोक में मैंने आपको बताया था देवली एक सैनिक चौकी, देवली में एक बटालियन हुआ करती थी, महिदपुर बटालियन, उसको अपने साथ देते हैं 4 जून को। ये टोक आप देवली का पहुंच गए थे 4 जून को, 3 जून को यहाँ पर विद्रोह किया, 4 जून को कहाँ पर है? टोक में स्थित देवलीपुर छावनी में। यहाँ पर महिदपुर बटालियन को लिया देवलीपुर से 4 जून को और कहाँ निकल गए? दिल्ली। जब यहाँ पर इन्होंने विद्रोह किया था तो एबर्ट को मारा ही सही था, लेकिन यहाँ जो बाकी के अंग्रेज थे नीमच से वो भाग कर किधर आ गए थे? चित्तौड़ साइड पर। लगभग 40 एक अधिकारी हुआ करते थे अंग्रेज, वो कहाँ पर आ रहे थे? तो इधर चित्तौड़ उदयपुर साइड पे आए थे। तो रास्ते में एक डुंगला गांव पड़ता है, डुंगला गांव का कहा जाता है कि रूगाराम किसान था। रूगाराम किसान ने उन्हें शरण दी थी और जो उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था सावर्स, पेशावर से यहाँ पर आता है। रूगाराम सिंह 40 अधिकारियों को ले जाता है। उदयपुर के राजा स्वरूप सिंह, उस टाइम पे स्वरूप सिंह यहाँ पर उदयपुर के राजा थे, उदयपुर के स्वरूप सिंह के पास उन्हें ठहराता है। स्वरूप सिंह बाद में उन्हें यहाँ पर जो पिछोला जिले में स्थित जंग मंदिर है, जंग मंदिर में उन्हें यहाँ पर ठहराता है, उनकी रक्षा करता है। कौन लेके गया था? सावर्स, पॉलिटिकल एजेंट। तो इस प्रकार यहाँ पर नीमच का विद्रोह पूर्ण होता है, सारे दिल्ली चले जाते हैं। इसके तुरंत बाद यहाँ पर टोक में विद्रोह हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया देवली में 4 जून को होता है। जैसे ही देवली में विद्रोह होता है तो टोक की जनता जो होती है वो भी विद्रोह कर देती है 10 जून को। कब? यहाँ पर 10 जून को विद्रोह होता है। अच्छा, टोक का जो नवाब हुआ करता था वजीरुद्दौला, वो तो अंग्रेजों की साइड ही था, यानी कि राजस्थान के जितने भी राजा थे वो तो अंग्रेजों का साथ निभा रहे थे, यानी कि अंग्रेजों के साथ दोस्ती थी।
यहाँ पर जो विद्रोह किया था वो सैनिकों ने किया था, जनता ने किया था, सामंतों ने किया था। तो राजा तो नवाब तो किसके साथ है? अंग्रेजों के साथ। लेकिन जो विद्रोह किया था वो विद्रोही था मीर आलम खां। इसके नेतृत्व में टोंक में विद्रोह हुआ, मीर आलम खां। अच्छा, टोंक में एक निम्मा एड़ा जगह पड़ती है। निम्मा एड़ा की जनता ने नीमच, जो नीमच है, जब भी टोंक होती है वो कहते हैं, तो निम्मा एड़ा की जनता ने नीमच के विद्रोहियों का स्वागत भी किया था। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक व्यक्ति थे ताराचंद पटेल। जब नीमच के विद्रोही विद्रोह करके दिल्ली की तरफ जा रहे थे, तो पीछे से इनके ऊपर एक जक्सन नामक अधिकारी इनका पीछा कर रहा था, नीमच के विद्रोहियों का। कौन? जक्सन। तो ताराचंद पटेल जक्सन का सामना करते हैं। हालांकि बाद में ताराचंद पटेल को पकड़ लिया जाता है और इन्हें यहाँ पर फांसी दे दी जाती है। कहा जाता है कि जो टोंक था, टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। किसने? महिलाओं ने। इस बात की जानकारी हमें मिलती है मोहम्मद मुजीब। कौन? मोहम्मद मुजीब की पुस्तक आजमाइश से। कौन सी पुस्तक? आजमाइश से। तो हमने पढ़ा नीमच का विद्रोह और हमने पढ़ा टोंक का विद्रोह। एक बहुत सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं हम आपकी। जैसे कि नीमच में बात करें 3 जून को, यहाँ के जो नेतृत्व करता थे मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो ऐबूर था। किस राजा ने स्वागत किया? लक्ष्मण सिंह ने। कहाँ का राजा था? शाहपुरा का स्वागत किया। अच्छा, देवली के महिदपुर बटालियन को 4 जून को ये दिल्ली रास्ते से दिल्ली लेकर चले जाते हैं। 40 अंग्रेज अधिकारी थे, रूगाराम किसान को शरण देता है। उदयपुर के सावर्स पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे, वो इन्हें स्वरूप सिंह के पास ले जाता है। स्वरूप सिंह इन्हें जगमंदी में ठहराता है। फिर हमने बात करी टोंक में। टोंक के नवाब थे उस टाइम पे वजीरुद्दौला। विद्रोह किसने किया है? मीर आलम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। नीमा हेड़ा की जनता नीमच के विद्रोह को यहाँ पर स्वागत करती है। ताराचंद पटेल जैक्सन का यहाँ पर सामना करते हैं, लेकिन इन्हें बाद में फांसी दे दी जाती है। इस जो टोंक में विद्रोह हुआ था उसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इस बात की जानकारी हमें मिलती है मोहम्मद मुजीब की पुस्तक आजमाइश से। तो ये हमने सारी चीजें क्लियर कर ली। तो टोंक के बाद जो क्रांति होती है वो होती है एरिनपुरा में। यहाँ पर जो सैनिक थे, पूर्वीय सैनिक, वो यहाँ पर क्रांति करते हैं। कौन से सैनिक? पूर्वीय सैनिक जो क्रांति करते हैं। अच्छा, एरिनपुरा कहाँ पर पड़ता है? पाली में। एरिनपुरा। जब यहाँ से ये सैनिक पहले तो आते हैं सिरोही। सिरोही में जो पॉलिटिकल एजेंट था जेडी होल, उनको यहाँ पर इसको मार देते हैं। फिर वापिस सिरोही से पाली होते हुए दिल्ली जाने का इनका विचार था, लेकिन रास्ते में पाली में एक जगह का नाम है खेरवा। खेरवा नामक स्थान पर एक कुशाल सिंह चांपाउत से मिलते हैं। अब कुशाल सिंह चांपाउत कौन है? तो ये बेसिकली जो मारवाड़ क्षेत्र है उनके सामंत हैं। ये जो मारवाड़ क्षेत्र है, जोधपुर से हम कहते हैं मारवाड़। मारवाड़ के इस टाइम पे जो राजा थे वो थे तख्त सिंह। कौन से सिंह? तख्त सिंह। तख्त सिंह यहाँ के राजा हैं। और ये जो कुशाल सिंह चांपाउत थे, आहुआ के जागीरदार, आहुआ के सामंत थे। कहाँ के सामंत थे? आहुआ के। कौन? कुशाल सिंह चांपावत। कुशाल सिंह। मारवाड़ में एक जागीर पड़ती है आहुआ, उसके कौन है? कुशाल सिंह चांपावत सामंत थे। हुआ क्या था कि जो आहुआ के पास एक और जागीर पड़ती है उसका नाम है बिठोड़ा। बिठोड़ा। यहाँ के सामंत जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, और जो यहाँ के जो राजा थे तख्त सिंह, वह कुशाल सिंह के बिना मशवरा राय लिए यहाँ के नया सामंत बना देते हैं। उसका नाम था कांजी। कांजी को कहाँ का? बिथोड़ा का नया सामंत बना देते हैं। होता क्या है, जो राजा महाराजा होते हैं उनके जो बड़ी सामंत होते हैं, जब राजा कोई भी बड़ा काम करता है, कुछ भी राज्य में परिवर्तन करना होता है, तो अपने सामंतों से सलाह वगैरह लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कुशाल सिंह ने बिना कुशाल सिंह आवा एक बड़े जागीरदार थे, बड़े सामंत थे कुशाल सिंह, तो इनसे बिना सलाह लिए इन्हीं के पास एक बिथोड़ा जागीर जो थी उनके सामंत को चेंज कर दिया जाता है, यानी कि कांजी को बना दिया जाता है। इस बात से कुशाल सिंह नाराज हो जाते हैं, वो कांजी को जाके मार देते हैं। जैसे ही मारा तो यहाँ पर तख्त सिंह अब कुशाल सिंह से नाराज है। कुशाल सिंह को भी पता है कि तख्त सिंह कभी भी हम पर आक्रमण कर सकते हैं। अच्छा, जो सामंत होते हैं उनके पास भी सेना होती है, राजा के पास बड़ी सेना होती है, तो कुशाल सिंह को पता था कि हम जब राजा हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो हम नहीं जीत सकते। इसलिए जब कुशाल सिंह को पता चला कि एरनपुरा के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया है, तो कुशाल सिंह आगे से पाली में खेरा नामक स्थान पर जो एरनपुरा के सैनिक थे उनसे जाके जब मुलाकात करते हैं, और एरनपुरा के जो सैनिक थे उनसे हाथ मिला लेते हैं, उन्हें भी अपनी तरफ कर लेते हैं। अब जब कुशाल सिंह ने कांजी को मारा तो सिर्फ तख्त सिंह राजा नाराज था, लेकिन जब एरनपुरा के सैनिकों ने यानी कि अंग्रेजों के विद्रोहियों से जब कुशाल सिंह चांपावत ने हाथ मिला लिया था, तो अब ये कुशाल सिंह चांपावत है अब अंग्रेजों का भी विद्रोह हो गया। तो इसलिए अब जब भी युद्ध होगा उसमें एक तरफ तो होगा राजा के सैनिक और दूसरी तरफ अंग्रेज सैनिक भी होंगे। तो जब कुशाल सिंह चांपावत के ऊपर जब पहला आक्रमण होता है बिथोड़ा का युद्ध, तो उसमें एक तरफ तो थे कौन? कुशाल सिंह चांपावत, और दूसरी तरफ था अंग्रेज अधिकारी हितकोट
और राजा के द्वारा भेजे गए कुशल राज सिंघवी और ओनार सिंह, एक तरफ थे हितकोट कुशल राज सिंघवी और ओनार सिंह, और दूसरी तरफ है कुशाल सिंह चांपावत और एरनपुरा के सैनिक। इस जो ये युद्ध होता है इसमें कुशाल सिंह जीत जाते हैं और यहाँ पर ओनार सिंह यहाँ पर मारा जाता है। कौन? ओनार सिंह। इस युद्ध के जीत जाने के बाद वापिस से अंग्रेज कुशाल सिंह चांपावत के ऊपर आक्रमण करते हैं, जिसे हम कहते हैं चेलावास का युद्ध। 10 दिन बाद ही कर देते हैं, 18 सितंबर को। 18 सितंबर को जब आक्रमण करते हैं तो इसमें राजा की तरफ से कोई नहीं आता, सिर्फ अंग्रेज अधिकारी आते हैं, जैसे पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान के जो एजीजी थे वो आते हैं यहाँ पर, और मारवाड़ का मेक मेसन पॉलिटिकल एजेंट। ये तो कौन है पॉलिटिकल एजेंट? पैट्रिक लॉरेंस कौन है? एजीजी। तो ये दोनों आते हैं। अच्छा, राजस्थान में एक तरफ कुशाल सिंह है और दूसरी तरफ अंग्रेज है, तो ये एक तरफ काले लोग एक तरफ गोरे लोग, तो इसलिए जो ये युद्ध है इसे हम कहते हैं काले और गोरों का युद्ध। कौन से युद्ध को? चेलावास का युद्ध। कब हुआ? 18 सितंबर को। इस युद्ध में भी कुशाल सिंह चांपावत यहाँ पर जीत जाते हैं। ये युद्ध कब हुआ था? 18 सितंबर को। इस युद्ध के बाद 18 सितंबर के बाद लगभग 4 महीने तक अंग्रेजों ने कुशाल सिंह चांपावत के ऊपर कोई आक्रमण नहीं किया। जब लास्ट का आक्रमण हुआ था उसे हम कहते हैं डायरेक्ट आवा पर आक्रमण किया था अंग्रेजों ने, उसे हम कहते हैं आवा का युद्ध। ये युद्ध हुआ था जनवरी में, 20 जनवरी 1858 को। इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से आता है होमस। कौन आता है? होमस। और राजा की तरफ से हंसराज जोशी आते हैं, और इस युद्ध में कुशाल सिंह चांपावत होते हैं और इनका साथ देते हैं पृथ्वी सिंह लांबिया। ये लांबिया के सामंत थे पृथ्वी सिंह, तो ये इनका साथ देते हैं। लेकिन इस युद्ध में यहाँ पर कुशाल सिंह हारने लगे थे, इसलिए कुशाल सिंह चांपावत सहायता के लिए मेवाड़ चले जाते हैं, और युद्ध में यहाँ पर पृथ्वी सिंह को छोड़कर चले जाते हैं। अंग्रेजों की द्वारा पृथ्वी सिंह तो यहाँ पर मार दिया जाता है और 24 जनवरी को आवा पर अधिकार कर लिया जाता है। अच्छा, यहाँ से जब कुशाल सिंह चांपावत चले गए थे तो इनको जो शरण दी थी वो सलम्बर के केसरी सिंह ने दी थी, कोटारे के जोत सिंह ने, इन दो व्यक्तियों ने इन्हें शरण दी थी। हालांकि बाद में 8 अगस्त के आसपास इन्होंने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया था। कहाँ पर? नीमच छावनी में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। जब इन्होंने आत्मसमर्पण किया तो इनके ऊपर अंग्रेजों के द्वारा टेलर कमीशन आयोग बिठाया गया था। कौन सा? टेलर कमीशन बिठाया गया था। इस टेलर कमीशन में अंग्रेजों के द्वारा कुशाल सिंह को निर्दोष घोषित किया गया था कि इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। इनकी मृत्यु हुई थी 1864 में उदयपुर में। अच्छा, जब ये विद्रोह हुआ था तो इसमें इनके द्वारा इनकी जो माता जी थी कुशाली माता, आवा में एक कुशाली माता का मंदिर है, उनके 10 सिर और 54 हाथ है। कितने? 10 सिर 54 हाथ। इस क्रांति के टाइम पे यह पॉपुलर थी कि जो सुंगाली माता है वो एक चमत्कारी माता है, जो कुशाल सिंह चांपावत के जो सैनिक है उन्हें ये माता जी वापस जिंदा कर देती है। इसलिए कुशाल सिंह चांपावत हारता नहीं है, हमेशा जीतता है। इसलिए जब अंग्रेज 24 जनवरी को ये जीत जाते हैं तो सुंगाली माता की मूर्ति को यहाँ से ले जाते हैं पाली से और अजमेर ले जाते हैं, राजपूताना म्यूजियम में रख देते हैं। हालांकि बाद में वापस अजमेर से इस मूर्ति को पाली लाया जाता है और वागड़ म्यूजियम में रखा जाता है। वर्तमान में वागड़ म्यूजियम में है, पाली में। तो इस प्रकार सुंगाली माता। अच्छा, जब क्रांति हो रही थी तो कुशाल सिंह चांपावत के साथ किसने दिया था? तो एक तो थे गुल्लर के विशन सिंह, आलनियावास या आलनिया जिसे हम कहते हैं, तो अजीत सिंह, आसोपा के विश्वनाथ सिंह, सलूम्बर के केसरी सिंह, कोठारे के जोत सिंह, लांबिया के पृथ्वी सिंह। ये 6 नाम आपको ध्यान रखने। अच्छा, जो विशन सिंह जी वो 10 अक्टूबर 1857 को एर्नाकुलम के जो सैनिक हैं उनको लेकर हरियाणा साइड से एक जगह पड़ती है नारनौल, वहां से दिल्ली जा रहे थे, तो रास्ते में इन्हें अंग्रेज अधिकारी मिलता है गेरार्ड इनको हरा देता है यहाँ पर। कहाँ पर? नारनौल नाम के स्थान पर। तो इस प्रकार यहाँ पर एर्नाकुलम की पूरी क्रांति संपन्न हुई। अगली क्रांति होती है कोटा में क्रांति होती है 15 अक्टूबर 1857 को। यहाँ के जो राजा थे राम सिंह सेकंड थे और पॉलिटिकल एजेंट था बटन। अच्छा, जब क्रांति हुई थी तो बटन ने पहले ही कर दिया था एक दिन पहले कि राजा साहब मुझे इन दोनों आदमियों पे जयदयाल मेहराब खान पे शक, आप इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन राजा ने कोई ध्यान दिया नहीं और इन दोनों ने अगले दिन क्रांति कर दी थी। अच्छा, जो वकील जयदयाल थे वो मथुरा के थे और रिसालदार मेहराब खान करौली के थे। इन दोनों ने भवानीपट्टन नारायणीपट्टन को अपने साथ लिया और कोटा में जन विद्रोह कर दिया था। कोटा में जब विद्रोह किया तो सबसे पहले इन्होंने 5 लोगों को मारा, जैसे बटन पॉलिटिकल एजेंट था बटन, इनके 2 बेटे थे और फ्रैंक, इनको भी मारा। यहाँ पे 2 अंग्रेज डॉक्टर थे सेटलर और कोटा में, इनको भी मारा। एक इनका एक प्रतिनिधि हुआ करता था राजा का देवीलाल, ये भी 4 3 2 5 करा था, इसको भी सल्टा दिया लाग। ऐसे इन्होंने 5 व्यक्तियों को मार दिया। बीच में फिर आता है मथुरेश जी मंदिर के एक महत्तर थे कन्हैयालाल गोस्वामी। इनके द्वारा राजा और इन दोनों विद्रोहियों के मध्य एक समझौता कराया गया। राजा को नजरबंद कर दिया गया और समझौते में 9 शर्तें थी। 9 शर्तों पर साइन करवाया गया, जैसे कि जो बटन को मारा वो राजा के कहने पे मारा,
कोटा की प्रशासनिक शक्तियां इन दोनों के हाथ में है, जो सेना है वो भी आज से ये दोनों संभालेंगे। जैसे 8-9 शर्तें थी उन पर इन्होंने साइन करवाए और कोटा राजा को नजरबंद कर दिया। फिर कोटा के राजा की मदद करने के लिए करौली के मदन पाल जी आए थे। कहा कि करौली के मदन पाल ने कोटा के राजा को छुड़ाया, इनकी सहायता करी। बट सिंह ने आकर 30 मार्च को कोटा के जन विद्रोह को खत्म किया। तथा जब विद्रोह खत्म हुआ तो कोटा के जो राजा थे राम सिंह सैकंड, इनकी जो है तोपों की सलामी घटाकर करौली के राजा मदन पाल की तोपों की सलामी को बढ़ा दिया था। तो यहाँ पर 5-6 महीने तक विद्रोह चला था। इन दोनों को बाद में फांसी दे दी गई थी। तो इस प्रकार कोटा का जन विद्रोह पूरा हुआ था। कोटा के बाद जो विद्रोह हुआ था धौलपुर में हुआ था। धौलपुर में 27 अक्टूबर को क्रांति हुई। यहाँ के जो राजा थे भगवंत सिंह जी थे। विद्रोही कौन थे? तो रामचंद्र जी, ये इंदौर के थे। हीरालाल जी ग्वालियर के थे। अच्छा, धौलपुर में जो क्रांति हुई थी, क्रांति करने वाले भी बाहर से आए थे और विद्रोह को दबाने वाले भी बाहर से आए थे। क्रांति किसने की? रामचंद्र जी इंदौर से आए थे, हीरालाल जी ग्वालियर से आए थे। विद्रोह को दबाया किसने था? भगवंत सिंह जी ने पटियाला से सेना मंगवाई थी विद्रोह को दबाने के लिए। तो इस प्रकार जो विद्रोह था ये करने वाले भी बाहर से आए थे, विद्रोह को दबाने वाले भी बाहर से आए थे। धौलपुर के बाद जो क्रांति हुई थी वो हुई थी जयपुर। जयपुर में जो पॉलिटिकल एजेंट था इड्डन। अच्छा, यहाँ के राजा राम सिंह सेकंड ही थे। जो जयपुर के राजा पॉलिटिकल एजेंट था इड्डन। इड्डन ने भी राम सिंह जी से कहा कि मुझे इन 3-4 लोगों पे शक है, आप इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। राम सिंह सेकंड ने बिना सोचे समझे इन चारों को आतंकवाद गिरफ्तार किया और यहाँ पर विद्रोह होने से बच गया। इन चारों को गिरफ्तार कर लिया था। कौन कौन थे? शार्दुल्ला का, विलायत का, उस्मान का, लियाकत का। इन चारों को गिरफ्तार किया। इस बात से अंग्रेज काफी खुश हुए थे राम सिंह सेकंड से और कोटपुतली परगना गिफ्ट में दिया। जिसको? राम सिंह सेकंड को। और सितारे हिंद की एक उपाधि भी दी थी। कोटपुतली परगना और सितारे हिंद की दो चीजें इन्होंने राम सिंह सेकंड को दी। अगला विद्रोह बीकानेर में। बीकानेर के राजा थे सरदार सिंह। अच्छा, बीकानेर में कोई जन विद्रोह नहीं हुआ, कोई क्रांति नहीं हुई थी। लेकिन एक जगह है बाडलू, बीकानेर के पास ही पड़ती है, हरियाणा साइड पे बाडलू नामक जगह पर एक विद्रोह को दबाने के लिए गए थे। इसलिए अंग्रेजों ने इनसे खुश होकर टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। टिब्बी कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में। तो वहां के 41 गांव किसे दिए थे? सरदार सिंह को खुश होकर। फिर जो अगली क्रांति हुई अलवर में। अच्छा, अलवर में क्रांति हुई थी 11 जुलाई को। यहाँ के जो राजा थे बिशन सिंह जी थे। जब विद्रोह हुआ था तो विद्रोह यहाँ पर फेजुला खान था। वो आपको बस ये ध्यान रखना है। तो हमने पढ़ा कोटा का विद्रोह, धौलपुर का विद्रोह, बीकानेर, जयपुर और अलवर का विद्रोह। तो यहाँ पर 1857 क्रांति के सारे विद्रोह खत्म होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अमरचंद भाटिया और तात्या टोपे का 1857 क्रांति में योगदान। 1857 की क्रांति में अमरचंद भाटिया ने रानी लक्ष्मीबाई को आर्थिक सहायता दी थी। वैसे तो मूल रूप से बीकानेर के थे, लेकिन ग्वालियर में रहा करते थे, इसलिए इन्होंने लक्ष्मीबाई को आर्थिक सहयोग दिया और ये 1857 क्रांति की बामासा कहलाए। लेकिन बाद में इन्हें अंग्रेज पकड़ लेते हैं और फांसी दे देते हैं। उसके बाद हम बात करें तात्या टोपे की। तात्या टोपे का जो मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग था। अच्छा, ये नाना साहब के दरबार में रहा करते थे। फिर लक्ष्मीबाई के पास आए। लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाने के बाद ही राजस्थान की तरफ आते हैं। राजस्थान में 2 बार प्रवेश करते हैं, तो अगस्त में, एक से दिसंबर में। अगस्त में जब आते हैं तो भीलवाड़ा में आते हैं, भीलवाड़ा में मानगढ़ नामक स्थान पर। दिसंबर में जब आते हैं तो बांसवाड़ा में आते हैं। जब वे पहली बार भीलवाड़ा में आए थे तो वहां पर एक जगह पड़ते कुआड़ा। कुआड़ा में तात्या टोपे के ऊपर रोबर्ट्स आक्रमण कर देता है और यहाँ से तात्या टोपे भाग जाता है। ये बात है 9 अगस्त की। भाग कर आते हैं झालावाड़। झालावाड़ में युद्ध करते हैं, रेलायत का युद्ध। ये झालावाड़ के जो राजा थे पृथ्वी सिंह, इनके खिलाफ करते हैं, पृथ्वी सिंह को हराते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो गोपाल पलटन थी वह तात्या टोपे के खिलाफ युद्ध करती है और बाकी की सेना को तात्या टोपे अपनी तरफ मिला लेते हैं। तो जब युद्ध होता है तो पृथ्वी सिंह हार जाते हैं। पृथ्वी सिंह से लगभग 5 लाख रुपए तात्या टोपे ले लेते हैं। झालावाड़ की बात है। फिर झालावाड़ के बाद इनके ये झालावाड़ से वापस निकल के ग्वालियर चले जाते हैं। लेकिन जब दिसंबर में आते हैं तो बांसवाड़ा में आते हैं। बांसवाड़ा के उस टाइम पे बांसवाड़ा के जो राजा थे वो लक्ष्मण सिंह जी थे। कौन? लक्ष्मण सिंह जी। इनके पीछे मेजर रोक आ रहा था, इसलिए बांसवाड़ा से निकल के आते हैं सिक्कर। सिक्कर में यहाँ पर होम सिंह के ऊपर आक्रमण करता है। सिक्कर से भी चले जाते हैं और बीकानेर के जो राजा सरदार सिंह जी थे वो इनकी सेना से 600 सैनिकों को आत्मसमर्पण करवाते हैं। यहाँ पर कहाँ पर? बीकानेर में। फिर एंड में मान सिंह का एक दोस्त था, मान सिंह नरुका, ये इनके साथ विश्वासघात करता है और ये जब नरुका के जंगलों में ठहरे हुए थे तो अंग्रेजों को इनका पता बता देता है। अंग्रेज इन्हें पकड़ लेते हैं और 18 अप्रैल 1859 को इन्हें फांसी दे दी जाती है शिवपुरी नामक स्थान पर। अच्छा, इस जो फांसी दी गई थी तो इसका विरोध करता है सावर। सावर उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था कि आप तात्या टोपे को इस तरह फांसी नहीं दे सकते, लेकिन फांसी दे दी गई थी। तो इस प्रकार हमारी 1857 की क्रांति यहाँ पर पूरी होती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।